स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का पाठ 3 सना सना हाथ जोड़ी। इस पाठ में लेखिका ने अपने शहरों की भागदौड़ से बचने के लिए कुछ समय जो है पहाड़ों में व्यतीत करना चाहती है। उसको वहाँ जब वो शहर की भीड़ भाड़ से, शहर की भाग दौड़ से थक जाती है तो कुछ दिन जो है आराम करना चाहती है, अपने मन को शांत करना चाहती है। और वो शांति की तलाश में जो है वो कहीं घूमना चाहती है, पहाड़ों पे जाना चाहती है। और वो सोचती है कि कहाँ पे जाया जाए, तो इसलिए वो जो है भारत का जो राज्य है सिक्किम और उसकी राजधानी गैंगटॉक जाने के बारे में सोचती है कि मुझे जो है गैंगटॉक जाना है और वहाँ के पहाड़ी रास्तों को, पहाड़ी सुंदरता को मुझे देखना है। और उसने जो है इस कहानी के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आपको उस गैंगटॉक की यात्रा का वृतांत बताया है कि उसने रास्ते में क्या क्या देखा या पहाड़ों में उसे जो है कैसा महसूस हुआ। उसी सब के बारे में उसने आपको इस पाठ में बताया है। सना सना हाथ जोड़ी, तो वो जो है उसने वो सब कुछ आपको बताती है कि किस प्रकार से जो है रास्ते में कुछ महिलाएं होती हैं, काम करती दिखाई देती हैं, पहाड़ की सुंदरता कैसी है, पहाड़ कैसे लगते हैं, रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा, उसी सब के बारे में उन्होंने इस पाठ के माध्यम से आपको बताया है। लेखिका कहती है कि आकाश में चमकते हुए तारों और दूर ढलान लेती सितारों के गुच्छों से रोशनी की झलक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह कहती है कि उस रात जगमगाता गैंगटॉक शहर था, जो इतिहास और वर्तमान की संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर था, जो सुंदरता से परिपूर्ण था। लेखिका कहती है कि उस रहस्यमयी सितारों भरी रात ने अपने जादू से सम्मोहित किया था। उसकी चेतना स्थिर हो गई थी और उसकी चेतना स्थिर हो गई थी और जादुई रोशनी में खो गई थी। धीरे धीरे एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना उसके होठों पर आई और सना सना हाथ जोड़ी और कौशली उसके शून्य में प्रकाश फैल गया। लेखिका आगे बताती है कि प्रातःकाल जल्दी युमथांग के लिए जाना था। लोगों ने उसे बताया कि यदि मौसम साफ सुथरा हो तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा को भी देखा जा सकता है, लेकिन मौसम ठीक न होने के कारण यह दृश्य उन्हें देखने को नहीं मिला। एकाएक लेखिका का समक्ष एकाएक लेखिका के समक्ष बहुत सारे रंग बिरंगे पुष्प दिखाई दिए। उन्होंने देख कर लगा कि वह बाग में पहुंच गई है। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग। लेखिका का ड्राइवर जितेन लेखिका को बता रहा था कि युमथांग हिमालय की गहरी घाटियां होती हैं, वहाँ पर फूलों की सुगंध से परिपूर्ण सुंदर सुंदर वादियां होती हैं। लेखिका ड्राइवर से बड़ी उत्सुकता से छोटी बच्ची की तरह उत्साहित होकर पूछती है कि क्या वहाँ पर बर्फ़ भी मिलेगी। जितेन उससे कहता है कि वहाँ चलो तो पता चलेगा। लेखिका बताती है कि चारों तरफ गदराए पाइन और सुंदर नुकीले पेड़ों को देखते हुए वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी कि उसे एक लाइन में सफ़ेद रंग की पताकाएं दिखाई देती हैं। उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। जितेन उसे सफ़ेद और रंगीन पताकाओं के फहराने के पृथक पृथक अवसरों के विषय में बताता है कि लेखिका की दृष्टि दलाई लामा की तस्वीर पर पड़ती है। कुछ और आगे चलने पर जितेन कविलोंग स्टिक के बारे में बताता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग और तिब्बत के खे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर इसी स्थान पर हुए थे। उन्होंने मार्ग में एक कुटिया के अंदर घूमते चक्र को देखा, जिसके बारे में जितेन बताता है कि यह पाप नाशक है। लेखिका सोचने लगती है कि आधुनिक युग विज्ञान का प्रभाव होने के बावजूद भी लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं प्रत्येक जगह पर वैसी की वैसी ही हैं। धीरे धीरे बस्तियों को पीछे छोड़ते हुए लोग आगे जाने लगे। स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां, भारी भरकम कार्टून ढोते छोटे कद के बहादुर नेपाली पुरुष और नीचे घाटियों में ताश को घरों की तरह पेड़ पौधे व छोटे छोटे घर नज़रों से ओझल हो रहे थे। अब वे अपने हिमालय के वैभव तथा विराट रूप को देखने की कामना को पूर्ण करने के बहुत ही निकट पहुंच रहे थे। हिमालय की गहन घाटियां, विशालता, प्राकृतिक सौंदर्य व सुकुमारता से सभी यात्री व दर्शक खुशी से मस्ती में झूमते हुए गाना गाते रहते हैं। परंतु लेखिका चुपचाप व शांत थी, मानो वे सारा दृश्य अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। लेकिन जीप की खिड़की से सिर बाहर निकालकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चोटियों को देखते हुए
झरझर गिरते झरनों को इठला इठला कर बहती तीस्ता नदी को देखती तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका रोमांचित एवं पुलकित हो गई। वह विशाल हिमालय को स्मरण करना चाहती थी कि उसे सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल खूबसूरत झरना दिखाई दिया। सभी सैलानी उस सुंदर दृश्य को अपने अपने कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका स्वयं को पुराने युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह अनुभव करने लगती है कि वह उन झरनों की सुंदरता से मुग्ध होकर काव्यमयी हो गई। उसने झरने के मधुर संगीत से आत्मा से संबंध जोड़ लिया और उस संगीत को सुनने में मग्न होने लगी। वह सांसारिक भावनाओं से दूर हटकर पवित्र व स्वच्छ धारा बनकर बहना चाहती थी कि जितेन उसे और आगे जाने के लिए उकसाने लगा। लेखिका अनमने मन से उठकर चल दी। थोड़ी देर बाद हिमालय का वही हर पल बदले हुए अनुपम सौंदर्य को देखकर आनंद से झूम उठी। कभी संपूर्ण सौंदर्य तो कभी सब कुछ बादल में। उसे ऐसा लगने लगा कि प्रकृति माया छाया का खेल दिखाकर सयानी बन रही है। धुंध को छटने पर उसने छाया पर्वतों के मध्य झरनों, बस्तियों, वादियों, घाटियों एवं सुंदर सुंदर फूलों से सजी संवरी स्वर्ग दिखाई दिया, जहाँ लिखा था थिंक ग्रीन ग्रीन। लेखिका प्रकृति की अलौकिक सुंदरता को देखकर सोचने लगती है कि एक क्षण में ही ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। प्रकृति अपने अनुपम रूप तथा सौंदर्य को धारण किए हुए प्रतिदिन लगातार प्रभावमान है। इसमें चलता रहता है तिनके के समान मानव का अस्तित्व। लेखिका अनुभव करती है कि जीवन का आनंद आगे चलते रहना ही है। प्रकृति के विशाल रूप और सौंदर्य में लेखिका आत्मसात होने लगी थी तथा उसके होठों पर प्रातःकालीन प्रार्थना फिर से आ गई। उसने भारी भावना वृक्ष की टहनी की तरह टूट गई जब उसने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थरों को तोड़ रही हैं। उनके शरीर कोमल तथा अद्वितीय सुंदरता वाली थी, लेकिन कठोर मेहनत कर रही थी। यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लगी टोकरी में लटकाए हुए थी। ऐसी सुंदरता में भी कुछ लोग जीने के लिए कठिन परिश्रम के साथ ही अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व तथा प्रेम निभा रहे थे। वह देखती है कि इन पहाड़ी औरतों की ही देन है ये सड़क, ये रास्ते। लेखिका जितेन से कहती है कि यह कार्य बहुत ही कठिन एवं खतरनाक होगा। जितेन लेखिका को सड़क बनाने के तौर तरीके तथा खतरों की जानकारी देता है और बताता है कि थोड़ी सी चूक होने पर सीधे मौत के मुंह में जाना होता है। लेखिका सोचती है कि सामान्य जनता ही नहीं जीवन की का संतुलन है जो थोड़ा सा लेकर बहुत कुछ देते हैं। लेखिका अभी जीप की ओर मुड़ी ही थी कि महिलाएं किसी बात को लेकर ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगी तथा उसे उस समय उदासी भरा वातावरण ताजमहल के समान चमक उठा। ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन ने उसको बताना आरंभ किया। उसने कहा कि प्रत्येक मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेते हुए तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे और हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सड़कें संकरी होती जा रही थी। रास्तों में जगह जगह पर चेतावनियां भी लिखी हुई थी कि अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक चेतावनी पढ़ने को मिली कि यहाँ चारों तरफ नरभक्षी जानवर हैं, सावधान। लेकिन लेखिका को कोई भी नरभक्षी जानवर नहीं मिले। उसे तो बड़े बड़े लंबे वाले यॉक ही मिले थे। सूर्यास्त होने लगा। उसने पशुओं और लकड़ियों को भारी भारी गठरों को सिर पर ले जाते उन्होंने पशुओं और लकड़ियों को के भारी भारी गठरों को सिर पर ले जाती हुई औरतों को देखा। आकाश में धुंध व बादल छाए हुए थे। कुछ युवतियां चाय बागानों में बोकू पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। लेखिका ने एक सुंदर एवं चमकते गुलाबी चेहरे वाली युवती को देखा। शाम को लेखिका हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के तट पर पड़े पत्थरों पर बैठकर संध्या काल की अनुपम सौंदर्य व वहाँ के क्रियाकलापों को देखने लगी। वह प्राकृतिक छटा
को देखकर सोचने लगती है कि हमारी नई पीढ़ी ने भी प्रकृति के बहते झरनों तथा उसके लाल उसके उसके लय ताल के साथ खिलवाड़ किया है तथा उसके सौंदर्य को नष्ट किया है। यह अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। लेखिका ने अपनी अंजलि में तीस्ता नदी के जल को भर लिया और मन ही मन सोचने लगी कि इस तरह तो संकल्प किया जाता है, लेकिन वह कमज़ोर व्यक्तित्व की भांति प्रार्थना करने लगी, इस नदी के जल में उसकी संपूर्ण तामसिक भावनाएं धुल जाएं और हृदय पवित्र हो जाए। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और रात हो गई। जितेन काठ के बने खिलौने से उस गेस्ट हाउस में गाने की धुन निकालने लगा और सभी लोग संगी साथी आनंद से नाचने लगे। 50 वर्षीय मणि ने युवतियों की मात करते हुए बड़े ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और सभी को आनंद विभोर कर दिया। मणि ने बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही थी और उस नृत्य में वो और गाने की धुन में खो गई। अगले दिन प्रातःकाल हुआ। लायूं का यह सवेरा बड़ा ही शांत था। उस समय तीस्ता नदी भी बिल्कुल शांत होती है। वहाँ के लोगों की जीविका का साधन धान व आलू की खेती और एकमात्र शराब का व्यापार था। सभी संगी साथियों ने कटाव पहुँचने का इरादा बनाया और सभी बड़े उत्साह के साथ कटाव के लिए प्रस्थान कर दिए। वहाँ का रास्ता पहले से कहीं अधिक जोखिम भरा था। हम सबको बर्फ़ से पूरी तरह ढके सफ़ेद पहाड़ को देखते ही ज्ञात हो गया था कि हम सब कटावों के निकट आ गए हैं। पहाड़ों पर कहीं बिखेरे गए सफ़ेद पाउडर की तरह बर्फ़ पड़ी थी, तो धूप से बर्फ़ पिघलकर केवल पहाड़ दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि राम रोछा इस नेपाली शब्द करे सुनते ही जितेन खुशी से झूम उठा। थोड़ी ही देर बाद बर्फ़ मोतियों की तरह गिरनी आरंभ हो गई। जितेन उस प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध होकर नेपाली भाषा में गाना गाने लगा व नाचने लगा। इसी प्रकार से वे सारे सैलानी गाड़ी से उतरकर बर्फ़ में उछलने कूदने व खेलने लगे तथा बर्फ़ से ढकी प्राकृतिक की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका कहती है कि वे अपनी सहेली मणि से पूछती है कि क्या उसने मिल्टन की कविता पढ़ी है। लेकिन मणि एक दार्शनिक की भांति हिमालय को जल स्तंभ बताने लगी। उसने बताया कि प्रकृति कितने सुंदर ढंग से जल इकट्ठा करती है तथा गर्मी में व्याकुल लोगों को प्यास बुझाकर शीतलता प्रदान करती है। वह नदियों व पर्वत शिखरों को प्रणाम करती है। लेखिका भी अपने मन में यही सोच रही थी कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ी औरतों का ध्यान आ गया और वह उदास हो गई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फौजियों की छावनियों तक पहुंच गए। लेखिका के पूछने पर एक फौजी ने वहां का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बताया। लेखिका ने उससे वहां रहने के तौर तरीके के बारे में पूछा तो उसने उदास हंसी हंसकर बताया कि आपकी चैन की नींद सोने के लिए हम इस स्थान पर रहते हैं। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक और फौजी छावनी दिखाई दी। इस पर लिखा हुआ था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका सोचती है कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी ये लोग यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। इसी तरह की सहज संतुष्टि होती है। एकाएक एक कुत्ते ने रास्ता काट दिया तो मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। इसके पश्चात जितेन ने गुरु नानक के फुटप्रिंट वाले एक पत्थर की जानकारी दी और बताया कि गुरु नानक की थाली से छिटक कर चावल जिस जिस स्थान पर गिरे वहाँ वहाँ चावल की खेती होती है। अर्थात उसने गुरु नानक देव की महिमा के बारे में भी बताया। लेखिका बता रही है कि लगभग 3-4 किलोमीटर दूर आगे चलने के पश्चात जितेन ने उंगली से संकेत करके खेदुम दिखाया, जहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पहाड़ों पर वे गंदगी नहीं है फैलाते, अपितु नदी, झरनों व पहाड़ों की पूजा करते हैं। इस तरह जितेन ने उन्हें गैंगटॉक की सुंदरता के राज के बारे में बताया। साथ ही यह भी जानकारी दी कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बनाया और अभी भी यहाँ रास्ते बनते जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि ऐसे सौंदर्य की खोज करना अभी भी जारी है और जीव आगे बढ़ने लगती है। इस प्रकार जो है लेखिका
गैंगटॉक शहर को देखती है, पहाड़ी रास्तों को देखती है और उन सब की सुंदरता में खो जाती है।